दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम दक्षिण भारत के वंशों के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, पांड्य वंश और चेर वंश। तो प्रारंभ करते हैं पल्लव वंश के साथ। ठीक है। पल्लव वंश जो है कांची में हुआ। कांची इसकी राजधानी थी, कांचीपुरम। कांची के पल्लव बोला जाता था। उनकी प्रथम जानकारी जो है हरिशैन हरिशैन ने क्या लिखा है, प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। तो ये प्रयाग प्रशस्ति जो थी ये समुद्रगुप्त का अभिलेख था। ठीक है। और ह्वेनसांग जो है, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, उन दोनों ने जो है यात्रा विवरण में जो है ह्वेनसांग की यात्रा विवरण में और इसकी प्रयाग प्रशस्ति में जो है कांची के पल्लव वंश के बारे में जानकारी मिलती है। पल्लव वंश जो है ये जो थे पहले सातवाहनों के सामंत हुआ करते थे। सातवाहन वंश जो है हमने बताया था, सातवाहन में जो हमारा मौर्योत्तर काल में वंश रहा, तो उस टाइम से ये पल्लव जो थे इनके सामंत थे। सिंह विष्णु जो है पल्लव वंश का संस्थापक था। पृथ्वी का शेर उसको कहा गया है। 575 ईस्वी में पल्लव वंश की नींव जो है उसी ने डाली थी। किरातार्जुन जो है का लेखक भारवी जो है वो सिंह विष्णु के संरक्षण में रहता था। सिंह विष्णु बौद्ध और वैष्णव दोनों धर्मों का अनुयायी था। सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में आदि वराह गुहा मंदिर बनवाया था। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांची, तमिलनाडु में कांचीपुरम। ठीक है। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए हैं महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्धन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन प्रथम। 600 ईसा पूर्व 600 ईस्वी से 630 ईस्वी तक महेंद्र वर्मन प्रथम, फिर 68 तक, 30 से 68 तक, 668 तक ये नरसिंह वर्मन प्रथम, फिर 668 से 670 ईस्वी तक महेंद्र वर्मन प्रथम, और परमेश्वर वर्धन प्रथम जो है 70 से 80 तक रहा था। फिर नरसिंह वर्मन जो है इसी बीच में 707 से 728 तक रहा। नंदीवर्धन जो है 731 से 795 तक रहा। ठीक है। तो अब आते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम पर, जो 600 से 630 ईस्वी तक रहा था। इसने मत्त विलास प्रहसन जो है ये नाटक की रचना करी थी। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत्त विलास और विचित्र चित्र एवं गुणभार की उपाधि धारण की थी। ठीक है। महाबलीपुरम के एकाश मंदिर, जिनमें रथ मंदिर कहा जाता है। अब महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर थे, तो उनका जो है निर्माण जो है पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने प्रथम ने करवाया था। रथ मंदिरों में सबसे छोटा रथ जो है द्रौपदी रथ था, जिसमें किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। अब ये द्रौपदी रथ जो है सबसे छोटा था और युधिष्ठिर रथ सबसे बड़ा था। और जिस तरह से पांडव जो वंश के जो ये 5 भाई जिस क्रम में हैं, उसी क्रम में रथों की जो है छोटा या बड़ा उसकी जो है आकृति थी। अब नरसिंह वर्मन प्रथम जो है उसके शासनकाल में चीनी यात्री जो है ह्वेनसांग जो है कांची पहुंचता है। ठीक है, यानी कांचीपुरम। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और राजधानी बादामी या वातापी पर अधिकार करके महामल्ल या वातापी कौंड की उपाधि धारण की। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने किसको हराया? पुलकेशिन द्वितीय को। पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? हर्षवर्धन को। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे, याद रखिएगा। और उसमें जो है हमने बताया था कि पुलकेशिन द्वितीय जब जीता था और हर्षवर्धन जब इससे हारा था, तो इसका जो विवरण है वो रवि कीर्ति की ऐहोल अभिलेख से मिलता है। और ऐहोल अभिलेख का संबंध जो है पुलकेशिन द्वितीय से था। ठीक है ना। अब महाबलीपुरम के एकाश्म रथों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। अरबों का आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट है, उसने राजा सिंह, राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधि धारण की थी। ठीक है। उसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, राज सिद्धेश्वर मंदिर भी जिसे कहा जाता है। ठीक है।
इसी मंदिर के निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। देखिए द्रविड़ जो है ये साउथ की स्थापत्य कला जो है उसको बोला जाता है, साउथ के आर्किटेक्चरल को, और जो नॉर्थ का है उसको एक ये द्रविड़ शैली होती है, दूसरी बेसर शैली होती है नॉर्थ में। तो द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी इस मंदिर के निर्माण से। यह महाबलीपुरम में चौर मंदिर नाम से विख्यात हुआ था। चौर मंदिर, ठीक है, चौर मंदिर। 10 कुमार चरित्र जो है इसका दंडी ने लिखा था, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहता था, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, नंदी वर्मन द्वितीय ने कांची में के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगलई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन था। अब देखो अलवार जो है वैष्णवों को कहा जाता था और नयनार जो है शैव को, ठीक है। नंदी कुलम्बकम के लेखक पौरुन देवनार को नंदी वर्मन तृतीय का राजाश्रय मिला था, और पल्लव वंश का अंतिम शासक जो है वो अपराजित था। 879 से लेकर 897 ईस्वी तक वो रहा था। अपराजित ने विरुत्तनी में वीरट्टानेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अब आते हैं नेक्स्ट राष्ट्रकूट वंश के बारे में। पल्लव जो थे बेसिकली वो आंध्र प्रदेश में रहते थे, ठीक है ना। अब वो आंध्रभृत जो है सातवाहनों को कहा गया है, तो सातवाहनों के ये सामंत थे, तो वहीं पर जो है पल्लवों जो है पल्लव वंश जो है आ गया था। सातवाहनों का जो है पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया था पल्लवों ने। तो राष्ट्रकूट जो है इसकी राजधानी मान्यखेत थी। राष्ट्रिकों के रटिकों के वंशज थे। अशोक के लेख में राष्ट्रकूटों का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। दंती दुर्ग जो था इसका जो है राष्ट्रकूट वंश का जो है संस्थापक था, याद रखिए। उसने 752 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी और इसने मान्यखेत या मालखंड खंड को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक। दंती दुर्ग ने महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की थी। दंती दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ या महादान यज्ञ भी किया था। कृष्ण प्रथम, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखिएगा। कृष्ण प्रथम जो है 756 से 774 ईस्वी में शुभतुंग और अकाल वर्ष की उपाधि धारण की थी कृष्ण प्रथम ने, ठीक है। और एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो है वो इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने ही करवाया था, ठीक। अब आते हैं ध्रुव। 780 से 793 ईस्वी तक रहा। इसने सिंहासन रोहण के पश्चात धार वर्ष और श्री वल्लभ जैसी उपाधियां धारण की थी। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। अब ये राष्ट्रकूट वंश जो है और ये पाल वंश और प्रतिहार वंश के बीच में जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, इसका वीडियो लेक्चर हम लोग जो है पिछले कुछ दिनों पहले मैंने बनाया था और उसको आप देख सकते हैं। तो उसमें जो है त्रिपक्षीय संघर्ष का वर्णन है। नेक्स्ट आते हैं गोविंद तृतीय। 793 से 814 ईस्वी के बीच में रहा। इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल और प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था, ठीक। पल्लव, पांड और केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया था। पल्लव आंध्र प्रदेश में, पांड और चोल जो थे वो तमिलनाडु में थे, ठीक है ना। तो कभी पांड्य आते थे, कभी चोल आते थे, इन दोनों के बीच में युद्ध चलता रहता था, जिसका डिस्कस अभी हम करेंगे। केरल में जो है चेर थे, ठीक है। और जो पल्लव और जो आंध्र प्रदेश में थे, ठीक है, उसके पास में गंग प्रदेश भी था, तो गंग शासक भी थे, ठीक है। तो अमोघ वर्ष जो है 814 से 870 ईस्वी में मान्यखेत नगर बसाकर उसे राजधानी बनाया, ठीक है, अमोघ वर्ष ने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अमोघ वर्ष ने कन्नड़ के प्रसिद्ध ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना करी। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। आदि पुराण के लेखक जिनसेन की गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक शाक्टायन अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। इसको शाक्टायन के अलावा शाक्टायन भी बोलते हैं। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। इंद्र तृतीय के शासन काल में अरबी निवासी अलमशूदी
भारत आया था। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा है। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। इसने तक्कोलम के युद्ध में चोल शासक परांतक को पराजित किया था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पौन्न रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। कर्क द्वितीय जो था 972 से 73 ईस्वी के बीच में रहा। ये अंतिम राष्ट्रकूट राजा था या शासक था। इसे तेलव द्वितीय नामक सामंत ने पराजित कर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। देखिए राष्ट्रकूट जो थे किसके? ये चालुक्य थे। ये चालुक्य जो है किसके सामंत थे? ये आपके राष्ट्रकूट वंश के जो थे ये सामंत थे हैं। इसे तेलव द्वितीय नामक सामंत ने पराजित किया था। एलोरा और एलिफेंटा जो है महाराष्ट्र गुफा मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूटों के समय में ही किया गया था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इसमें 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं एवं 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश का अंतिम योग्यतम शासक था। वह सच्चे अर्थों में संपूर्ण दक्षिणापथ का सार्वभौमिक शासक या सम्राट था। उसने वल्लभ नरेंद्र एवं पृथ्वी वल्लभ उपाधियां भी धारण की थीं। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय 972 से 974 के बीच रहा था। ठीक है, जिसके पश्चात राष्ट्रकूट राज्य जो है समाप्त हो गया था। ठीक है, दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना की थी राष्ट्रकूट वंश की। ठीक है, और जो है अंतिम शासक कौन था? कर्क द्वितीय। अब नेक्स्ट आते हैं चोल वंश के बारे में। चोल जो है प्रारंभ में पल्लवों के सामंत थे। तो देखिए यहाँ पे आपको 3 जो वंश हैं उसके बारे में पता लग रहा है। सातवाहन, उनके सामंत पल्लव और पल्लवों के सामंत चोल। और चोल और पांड्य के बीच में होती थी लड़ाई और तमिलनाडु प्रदेश को लेकर। ठीक है, ये तीनों जो थे, जैसे ये पल्लव इसके और ये उसके बाद चोल। राजधानी उरैयूर, तंजौर या गंगई चोलपुरम जो है राजधानी थी। सबसे पुरानी राजधानी जो थी उरैयूर थी, फिर तंजौर बनी और फिर गंगई चोलपुरम। संस्थापक संगम युग में करिकाल था 190 ईस्वी में, और ऐतिहासिक युग में विजयालय था 850 से 871 ईस्वी के बीच में। इसे चोल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता था विजयालय को। विजयालय ने पांड्य शासकों से तंजौर छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। विजयालय ने तंजौर में दुर्गा देवी का मंदिर भी बनवाया था। आदित्य प्रथम जो है 871 से 907 ईस्वी के बीच रहा। प्रारंभ में पल्लव राजा अपराजित का सामंत था। इसने अपने स्वामी अपराजित की हत्या करके तोंड मंडल में पर अधिकार कर लिया। इसने पांड्यों में कोंगू प्रदेश छीन लिया एवं पश्चिमी गंगों को अधीन बनाया। ठीक, इसने कावेरी नदी के दोनों तटों पर शिव मंदिर बनवाए। परांतक प्रथम जो है 907 से 955 ईस्वी तक रहा। चोल राजा था। प्रथम संपूर्ण प्रभुता संपन्न चोल शासक था। ठीक है, इसने वेल्लूर के युद्ध में पांड एवं सिंघल मतलब श्रीलंका की संयुक्त सेनाओं को हराकर मदुरई पर अधिकार कर लिया था। मदुरई जो है तो ये नया नाम है मदुरा का। मदुरा वाज द ओल्ड नेम। ठीक है, पांड्य राजधानी मदुरा पर अधिकार के उपलक्ष्य में परांतक प्रथम ने मधुकोंड की उपाधि धारण की। तक्कोलम का युद्ध। ठीक है, राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय एवं परांतक प्रथम के बीच में हुआ था ये। इसमें परांतक प्रथम जो है वो हार गया था, पराजित हुआ था, और तोंड मंडल पर राष्ट्रकूट जो है वो स्थापित हो गया था, आधिपत्य उसका। परांतक प्रथम ने पल्लवों का पूर्ण उन्मूलन भी किया था। ऋग्वेद का टीकाकार वेंकट माधव परांतक प्रथम का समकालीन था। परांतक द्वितीय के बारे में जानते हैं। 957 से 973 ईस्वी के बीच में इसे सुंदर चोल भी कहा जाता है। इसके शासनकाल के अंत तक चोलों ने राष्ट्रकूटों से तोंड मंडलम जीत लिया था। ठीक है, राजराज प्रथम जो है उसके बाद आया था। तो अरमोली वर्मन इसको कहा जाता है। 885 से 1014 ईस्वी तक ये राजा रहा। चोल सत्ता का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। ठीक है, इसे राजनीतिक महत्व में
समुद्रगुप्त के समक्ष कक्ष माना जाता है। उपाधियां इसकी कंडलर, सालेकल मरुत, चोल नारायण, चोल मार्तंड, मुनमाड़ चोलदेव, जयगोंड, राजाश्रय, राज मार्तंड, अरमोली, चोलेंद्र सिंह, शिवपाद शेखर, इतनी इसकी उपाधियां थीं। ठीक है, इसमें शिवपाद शेखर इम्पोर्टेंट है और चोल मार्तंड इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। और तो राजराज प्रथम जो था उसने सर्वप्रथम चेर, ये जो केरल में थे, उनके राजा रवि वर्मन या रवि वर्मा को कंडलूर यानी त्रिवेंद्रम का पुराना नाम कंडलूर था, उसमें पराजित किया था। राजराज प्रथम ने चेर विजय के उपलक्ष्य में कंडलूर सालेकल की उपाधि जो है, मारुत की उपाधि धारण की थी। राजराज प्रथम ने मदुरा पर कब्जा करके या मदुरई पांड राजा अमर भुजंग को बंदी बना लिया था। उसके बारे में यह उल्लेख मिलता है कि उसने, राजराज प्रथम ने समुद्र के राजा से अपनी सेवा करवाई थी। उसने सिंघल, नरेश महेंद्र या महिंद, सिंघल मतलब श्रीलंका, तो महेंद्र पंचम को पराजित करके राजधानी अनुराधापुर को ध्वस्त कर दिया था। श्रीलंका या सिंघल के उत्तरी भाग पर अधिकार करके राजराज ने इसका नाम मुंडीचोल मंडलम रखा और पोलनरुआ को इसकी राजधानी बनाया। राजराज प्रथम ने पोलनरुआ का नाम जननाथ मंगलम कर दिया था। राजराज ने सिंघल में शिव मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। उसने चेर, पांड और सिंघल की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था। राजराज प्रथम ने मैसूर क्षेत्र, पश्चिम गंगों, कलिंग एवं वेंगी के पूर्वी चालुक्य राज्य को भी जीता था। ठीक, कलिंगा यानी उड़ीसा और गंग जो थे ये तमिलनाडु के पास थे। मैसूर क्षेत्र कर्नाटक हो गया। राजराज प्रथम ने वेंगी के पूर्वी चालुक्य राज्य को अपना संरक्षित राज्य बनाया था। उसने स्थायी सेना और नौसेना का भी गठन किया था। सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए थे। उसने अपनी पुत्री का विवाह वेंगी के चालुक्य राजा छोटे भाई विमलादित्य से करके पूर्वी चालुक्यों से अपने संबंध और दृढ़ किए थे। ठीक है, उसने अपनी शक्तिशाली नौसेना के द्वारा लक्षद्वीप और मालदीव पर भी अधिकार कर लिया था। राजराज प्रथम ने समस्त भूमि का नाप कराकर उचित कर निर्धारण किया था। अपनी राजधानी तंजावुर या तंजौर से बृहदेश्वर राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया था उसने। ठीक है, तंजावुर में। ठीक है, बृहदेश्वर और राजराजेश्वर मंदिर जो है उसकी दीवारों पर राजराज प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन या उल्लिखित किया गया है, उपलब्धियों को। ठीक है, राजराज प्रथम ने अभिलेखों द्वारा अपने पूर्वजों के इतिहास का संकलन करने तथा अपने समय की घटनाओं, विजयों का लेखों को जोड़ने की प्रथा को शुरू किया था। राजराज प्रथम ने श्री विजय या जावा का पुराना नाम था श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोत्तुंग वर्मन को नागपट्टम में एक बौद्ध विहार बनाने में सहायता प्रदान की थी। श्री विजय साम्राज्य के अंतर्गत मलय प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा एवं अन्य पूर्वी द्वीप समूह थे। ठीक है, तो श्री विजय के साम्राज्य के अंतर्गत वही, जैसे इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया में जावा है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा द्वीप जो है कौन सा है, बोर्नियो। ठीक है, और उसके पहले सुमात्रा आता है, फिर बोर्नियो आता है, फिर जावा आता है। ठीक है, तो जावा, सुमात्रा और पूर्वी द्वीप जो भी थे, द्वीप समूह थे, उनको जो है मलय प्रायद्वीप में श्री विजय साम्राज्य के थे, उनको मिला लिया था अपने में। ठीक, श्री विजय जो है इसके साम्राज्य का पूर्वी और पश्चिमी एशिया के मध्यवर्ती समुद्री व्यापार पर नियंत्रण था। राजेंद्र प्रथम के बारे में आते हैं। 1014 से 1044 ईस्वी तक चोल शासक रहा था ये। ठीक है, उपाधि इसकी गंगई कोंड, चोलपुरम या कड़ार कोंड या पंडित चोल थी। श्री विजय या सुमात्रा पर अधिकार करके राजेंद्र प्रथम ने मलय प्रायद्वीप तथा दक्षिण भारत के मध्य वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया था। तो श्री विजय कहने का मतलब सीधे इंडोनेशिया से है। ठीक है, इंडोनेशिया से। और सुमात्रा, जावा, बोर्नियो इसके द्वीप थे। तो राजेंद्र प्रथम ने मलाया प्रायद्वीप और दक्षिण भारत के मध्य वाणिज्य या कॉमर्स को प्रोत्साहन दिया था, व्यापार को प्रोत्साहन दिया था।
उसने सिंघल की राजा महेंद्र पंचम को बंदी बना करके चोल राज्य में लाया था और 12 वर्षों तक जो है उसको कटघरे में रखा, उसको जेल में रखा। उसकी मृत्यु हो गई वहाँ पर। पूरी तरह श्रीलंका जो है उसके आगे नतमस्तक हो गया था। तो ये पूछा जाता है कि श्रीलंका को पूरी तरह से श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला राजा कौन था? तो ये जो था ये हमारा राजेंद्र प्रथम था। ठीक है, चोल राजा। तो राजेंद्र प्रथम की दक्षिण पूर्वी एशिया की विजयों से भारतीय व्यापार, उपनिवेश और संस्कृति का हिंद, चीन तथा दक्षिण पूर्वी द्वीप समूहों में प्रसार हुआ, मलेशिया, इंडोनेशिया में। ठीक है, राजेंद्र प्रथम की दक्षिण पूर्वी एशिया की विजयों से भारतीय व्यापार, उपनिवेश एवं संस्कृति का हिंद, चीन एवं दक्षिण पूर्वी द्वीप समूहों में प्रसार हुआ। ठीक है, ये 2 बार लिख गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, राजेंद्र चोल प्रथम ने राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम में शिव मंदिर और तालाब, विशाल हौज बनवाया था। तो इसकी राजधानी क्या थी? गंगईकोंड चोलपुरम। उसने वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए उसका नाम चेंज किया था बेसिकली अपनी राजधानी का। अध्ययन हेतु एक विद्यालय भी स्थापित करवाया था। अब आते हैं राजाधिराज प्रथम पर 1044 से 1052 ईस्वी तक। ठीक है उसने अधीनस्थ चेर या जो केरल में थे, इनको केरल पुत्र भी बोला जाता था, केरल पुत्र। ठीक है, पांड्य जो थे तमिलनाडु में थे, सिंगल यानी श्रीलंका के राजाओं के विद्रोह का दमन किया था। ठीक है, उसने वेंगी में रोमेश्वर के पुत्र विक्रमादित्य के नेतृत्व वाली पश्चिमी चालुक्य सेना को भी पराजित किया था। ठीक कुंडूर का युद्ध कृष्णा नदी के तट पर लड़ा गया। पक्ष जो इसमें 2 पक्ष लड़े थे, पश्चिमी चालुक्य राजा सोमेश्वर और चोल जो है राजाधिराज प्रथम। ठीक, परिणाम क्या हुआ? राजाधिराज जीत गया। चालुक्य राजधानी जो कल्याणी थी उसको लूटा उसने और वहाँ अपना वीराभिषेक या अभिषेक करवाया। राजाधिराज ने वीर राजेंद्र की उपाधि जो है वो धारण की थी। राजाधिराज कल्याणी विजय की स्मृति में द्वारपाल की एक मूर्ति उठा ले गया था। कोप्पम का युद्ध हुआ था 1052 से 53 ईस्वी के बीच में। ये पश्चिमी चालुक्य राजा सोमेश्वर तथा चोल राजा राजाधिराज प्रथम के बीच में हुआ था। ठीक है, सेकंड। तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसमें भी राजाधिराज सोमेश्वर से युद्ध करते हुए मारा गया। ठीक है, पूरी तरह से ये परास्त हो गया और मारा गया। किंतु राजाधिराज के छोटे भाई कौन था? राजेंद्र द्वितीय। उसने सोमेश्वर को पराजित करके रण क्षेत्र में ही अपना अभिषेक किया। ठीक, तीसरा जो पॉइंट था, परिणाम क्या हुआ? राजेंद्र द्वितीय ने विजय की स्मृति में कोल्हापुर में विजय स्तंभ स्थापित किया था। महाराष्ट्र और कर्नाटक का कुछ भाग था जहाँ पे चोल चालुक्य राज था। ठीक है, याद रखिएगा कोल्हापुर जो है ये महाराष्ट्र में है। राजाधिराज के सिक्के श्रीलंका एवं डकनारा रजत सिक्के से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, राजेंद्र द्वितीय जो है 1053 से 64 ईस्वी तक रहा। उसने कुडूल संगमम की उपाधि धारण की, यानी तनु और भद्रा नदियों के संगम तट को बोला जाता है। इसने पश्चिमी चालुक्यों सोमेश्वर के 2 पुत्रों को हराया था। उसके बाद आता है वीर राजेंद्र 1064 से 1070 के बीच में। मणिमंगलम अभिलेख में वीर राजेंद्र की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। चोल राजा जो था। बुद्ध मित्र के व्याकरण अन्न वीर शोलियम में वीर राजेंद्र के समय की कुछ घटनाओं का वर्णन मिलता है। वीर राजेंद्र ने पश्चिमी चालुक्य सोमेश्वर को 2 बार परास्त किया था। अंततः अंत में सोमेश्वर जो है उसने तुंगभद्रा में डूबकर अपनी आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, वीर राजेंद्र के बारे में एक और पॉइंट है कि इसने जो है चालुक्यों को पराजित करके स्मृति में तुंगभद्रा तट पर विजय स्तंभ भी बनवाया था। ठीक है, और वीर राजेंद्र ने श्रीलंका या सिंघल नरेश विजय बाहु प्रथम पर आक्रमण किया था। विजय बाहु प्रथम ने वातगिरी में शरण ली थी और वीर राजेंद्र ने कडारम या श्री विजय साम्राज्य जीतने के लिए भी एक नौसैनिक मिशन भेजा था। श्री विजय साम्राज्य का मतलब है इंडोनेशिया और मलेशिया से संबंधित। ठीक है, बेसिकली इंडोनेशिया। कुलोत्तुंग प्रथम जो है 1070 से 1122 ईस्वी तक जो है शासक रहता है चोल वंश का। उपाधि इसकी सुगंध दर्वित है। करों को हटाने वाला बोला गया है। उसका मतलब है अलोकप्रिय करों को वापस लेने के कारण ये कहलाया था।
चोल राजा वीर राजेंद्र को अपदस्थ करके हटा करके वेंगी के पूर्वी चालुक्य वंशी कुलोत्तुंग के नाम से चोल राजगद्दी पर बैठा। यह पूर्वी चालुक्य नरेश राजराज और चोल राजा राजेंद्र प्रथम की पुत्री अम्मनगा देवी का पुत्र था। जैन गोंडार के ग्रंथ कलिंगातुपराणी में कुलोत्तुंग प्रथम के वंश की परंपरा एवं उसके समय के लिए कलिंग अभियान का वर्णन है। यानी कलिंग को इस उड़ीसा को जीता था तो उसको कलिंगातुपुराणी इसने लिखवाई थी, तो वहाँ पे इसका वर्णन किया था कलिंग विजय का। तो कुलोत्तुंग प्रथम का विवाह भी चोल राजकुमारी राजेंद्र द्वितीय की पुत्री से हुआ था। उसने पश्चिमी चालुक्य राजा विक्रमादित्य श्रेष्ठ को पराजित करके गंगवाड़ी पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। इसके समय में सिंघल श्रीलंका नरेश विजयबाहु चोल आधिपत्य से स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, यानी विजयबाहु जो है वो स्वतंत्र हो गया। विजयबाहु से संधि के फलस्वरूप कुलोत्तुंग प्रथम ने अपनी एक पुत्री का विवाह उससे कर दिया था। उसने पांड और केरल, जहाँ पे चेर थे, राज्यों का प्रशासन स्थानीय राजाओं को सौंप दिया था। विजयादित्य सप्तम की मृत्यु के बाद कुलोत्तुंग प्रथम ने वेंगी के पूर्वी चालुक्य राज को चोल राज्य में मिला लिया। विजयादित्य सप्तम की मृत्यु के बाद। ठीक है। सेनापति करुणाकर तोंडेमान के नेतृत्व में चोल सेना ने कलिंग के विद्रोही राजा अवंतीवर्मन को पराजित किया था। कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल के अंत में 1115 ईस्वी के पश्चात पश्चिमी चालुक्य विक्रमादित्य षष्ठ ने वेंगी पर आधिपत्य कर लिया था। ठीक है। होयसल आक्रमण के फलस्वरूप गंगवाड़ी प्रांत यानी मैसूर भी चोल राज्य से स्वतंत्र हो गया था। अतः कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल के अंत में चोल राज्य जो है एक बहुत छोटे क्षेत्र तक सीमित रह गया। उसके शासनकाल के 16वें और 48वें वर्ष में भू सर्वेक्षण कराए गए थे। संयोगवश कुलोत्तुंग प्रथम द्वारा कराया गया प्रथम भू सर्वेक्षण इंग्लैंड में डोम्सडे सर्वेक्षण के वर्ष में ही हुआ था। उसने 1077 ईस्वी में 72 सदस्यीय व्यापारिक दूत मंडल को चीन भी भेजा था। ठीक है। तो एक तो सर्वेक्षण कराया था भू सर्वेक्षण, जो इंग्लैंड में डोम्सडे सर्वेक्षण के वर्ष में ही हुआ था। और शिव भक्त होते हुए भी उसने नागपट्टम के बौद्ध मंदिरों को भी दान दिया था। ठीक है। तो ये नागपट्टम जो है कुलोत्तुंग प्रथम ने, ठीक है, उसने चिदम्बरम मंदिर एवं श्रीरंगम की समाधि का विस्तार करवाया था। चिदम्बरम मंदिर ये जो है साउथ में है, तमिलनाडु में। विक्रम चोल 1122 से 1133 ईस्वी तक रहा। पश्चिमी चालुक्य विक्रमादित्य षष्ठ के मत्रों के उपरांत वेंगी पर पुनः अधिकार कर लिया इसने। गंगवाड़ी पर आक्रमण करके कोलार, जो सोने की खान है वहाँ पर, कोलार जिले पर अधिकार कर लिया। कुलोत्तुंग द्वितीय 1133 से 1150 ईस्वी तक चोल वंश का शासक रहा। इसके बारे में अब डिटेल में जानेंगे। चिदम्बरम मंदिर के नवीनीकरण एवं विस्तार कार्य को जारी रखा था कुलोत्तुंग द्वितीय ने। ठीक। शैव मतावलंबी कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर से ही गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को हटवाकर समुद्र में फेंकवा दिया था। ठीक। कालांतर में रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति को समुद्र से निकलवा करके तिरुपति में प्रतिष्ठित करवाया था। और तिरुपति में जो बालाजी मंदिर है उसमें वो मूर्ति जो है स्थापित की गई है। ठीक है। इसके बाद शनैः शनैः चोल सत्ता का पतन हो गया। चोल शक्ति का स्थान द्वार समुद्रम होयसल, ठीक है ना, होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्रम, और मदुरई के पांड्य ने ले लिया। अंतिम चोल शासक राजेंद्र तृतीय था, 1236 से 51 के बीच में रहा था, जिसे पांड्य शासक जटावर्मन सुंदर पांड्य ने अधीनस्थ बना लिया था, उसके अधीन हो गया था वो। तो राजेंद्र तृतीय पांड्य शासक के सामंत के रूप में 1291 से 1279 ईस्वी तक शासन करता रहा। अंततः पांड्य शासक कुलशेखर ने
पुनः राजेंद्र तृतीय को पराजित करके चोल सत्ता का पूर्ण उन्मूलन कर दिया, यानी चोल सत्ता को पूर्णतः मिला लिया अपने में। अब आते हैं पांडवंश में। तो पांडवंश तमिल प्रदेश जो बोला जाता था, मैंने बताया आपको, पांडवंश में त्रिनवैली, रामनाड़ और मदुरई या मदुरा का क्षेत्र जो है सम्मिलित था। तमिल प्रदेश का तीसरा राज्य पाषाणों का था, जिसमें प्रारंभ में त्रिनवैली, रामनाड़ और मदुरा के क्षेत्र सम्मिलित थे। पांड्यों का इतिहास भी अत्यंत प्राचीन है। ठीक है, रामायण, महाभारत और कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अशोक के अभिलेखों के साथ साथ यूनानी, रोमन या क्लासिकल विवरणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। इनका पांड्य राज्य का उल्लेख मिलता है, पांड्य शासकों का उल्लेख महाभारत, रामायण, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और अशोक के लेखों के साथ साथ यूनानी, रोमन, क्लासिकल विवरणों का में भी मिलता है। ठीक है, यूनानी, रोमन बेसिकली कौन कौन से थे? तो मैगस्थनीज से रिलेटेड जो भी बुक्स है इंडिका के अलावा, ठीक है ना, उनका जो है विवरण जो है मिलता है उसमें। ठीक है, तो खारवेल जो कहा था, हाथी गुफा लेख लिखा है खारवेल का जो था। तो खारवेल जो है वो कलिंग का राजा था, यानी कि उड़ीसा का राजा था, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि उसने अपने शासन के 12वें वर्ष में पांड्य नरेश को पराजित करके उससे मुक्ता मणियों का उपहार प्राप्त किया था। अब इसमें पांड्य नरेश जो था वह पहला पांड्य शासक जो था वो कंडुगोन था। 6वीं शताब्दी के अंतिम चरण में पांड्यों का कंडुगोन के नेतृत्व में उत्कर्ष हुआ। उसने कलर्ब नामक विदेशी जाति को परास्त करके अपना शासन प्रारंभ किया था। इस प्रकार प्रथम पांड्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, कलर्ब के नामक विदेशी जाति को परास्त करके किसने? कंडुगोन ने। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, उसके शासनकाल 590 से 620 ईस्वी की घटनाओं के विजयों का बहुत कम ज्ञात है, विजयों के बारे में। ठीक है, उसने कलर्भों की शक्ति का अंत करके पांड्य शक्ति का पुनरुद्धार किया था। अब आते हैं मारवर्मन अवनी शूलमणि, ये नेक्स्ट शासक था पांड्यों का। ये कंडुगोन का पुत्र था, जिसने 620 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी तक राज्य किया था। इसके शासनकाल की घटनाओं के विषय में कोई जानकारी जो है नहीं मिलती है। नेक्स्ट आते हैं जयंत वर्मन। यह पांड्य वंश का तीसरा शासक था। उसने चेर राज्य की विजय की। चेर राज्य मतलब जो आपका केरला में था, जिसको केरल पुत्र बोला जाता था चेरों को, उसकी विजय की थी और उसके उपलक्ष्य में वानवन की उपाधि धारण की थी। इसने जयंत वर्मन ने, और ये कौन था? पांड्य शासक। ठीक है ना। उसे वह जो है चेर राजाओं की उपाधि थी। ठीक है, वानवन। ठीक है, जो चेर राजाओं की उपाधि थी उसने खुद की उपाधि बना ली थी। उसने 645 से 670 ईस्वी के लगभग शासन किया था। उसके बाद आते हैं अरिकेसरी मारवर्मन। यह जयंत वर्मन का पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी था, जो 670 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद राजा बना था। वह एक प्रतापी शासक था। पल्लवों के विरुद्ध उसने चालुक्य विक्रमादित्य प्रथम से संधि करके करके पल्लव नरेश परमेश्वर वर्मन को परास्त किया था। अरिकेसरी मारवर्मन ने 700 ईस्वी तक शासन किया था। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट कोचड्डेयर रणधीर। यह अरिकेसरी मारवर्मन का पुत्र था और 700 ईस्वी में पांड्य वंश की गद्दी पर बैठा था। यह भी एक शक्तिशाली राजा था। दोस्तों, अभी हम दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और इन दक्षिण भारत के जो राज्य हुए हैं प्राचीन काल के बीच और मध्यकालीन के बीच में, ठीक है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए उसकी जानकारी जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हमारा जो है चैनल जो है वो सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है, इंस्टाग्राम पर भी है, फेसबुक पर भी है, और बाकी जो प्लेटफॉर्म हैं
यूट्यूब के अलावा हमारा ऐप जो है वो गूगल प्ले में है, वेबसाइट मौजूद है। तो आप जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पर जा कर के जीएस तैयारी को एसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, उसने मंगलापुरम के महारथों या मराठों को जीता था। ठीक है, इस प्रकार उसने मंगलौर तक, अब मंगलौर कहाँ है, कर्नाटक में, वहाँ तक प्रदेश की विजय की थी और अपने राज्य का विस्तार कोंगू प्रदेश तक किया था। ठीक है, उसने आय नामक एक पहाड़ी प्रदेश पर सरदार को भी जीता था। आय जो है पहाड़ी का नाम है, जो त्रिनवैली और त्रावणकोर के बीच में शासन करता था, यानी ये पहाड़ी जो त्रिनवैली और त्रावणकोर के बीच में थी। ठीक है ना, उसे मरदूर नामक स्थान पर हराकर कोच्चडेयन ने उस अपने अधिकार में मिला लिया और कोच्चडेयन ने संभवतः 730 ईस्वी तक राज्य किया था। उसके बाद आते हैं मारवर्मन राज सिंह प्रथम। कोच्चडेयन के उत्तराधिकारी जो है मारवर्मन राज सिंह प्रथम था। वह भी अपने पिता के समान एक शक्तिशाली राजा था। उसने पल्लवों को करुमंडे, कोदुम्बालूर, तिरुमंगे, पुवलूर आदि अनेक युद्धों में पराजित किया था तथा पल्लव सेना के बहुत से हाथियों और घोड़ों को छीन लिया था। यह भी पता चलता है कि उसने नंदीवर्मन को नंदीग्राम, ठीक है, में बंदी बना लिया था। हो सकता है ये नंदीग्राम उसी साइड में हो, साउथ में, किंतु पल्लव सेनापति उदयचंद्र में उसे मुक्त करा लिया था। पल्लवों के विरुद्ध अपनी सफलता के उपलक्ष्य में राज सिंह ने पल्लव भंजन की उपाधि जो है धारण की थी। उसके शासनकाल में कोंगू प्रदेश में विद्रोह हुआ जिसे राज सिंह ने सफलतापूर्वक दबा दिया। इसके बाद पेरियलूर के युद्ध में अपने शत्रुओं को पराजित करके उसने कावेरी नदी को पार करके मलकोंगम या तिरुचिरापल्ली तथा तंजौर की सीमा पर स्थित था के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। यहाँ के राजा मालवराज पराजित हुआ और उसने अपनी कन्या जो थी उसका विवाह राज सिंह के साथ कर दिया था। अब आते हैं वरगुड़ प्रथम। देखिए, पांड्य राज्य में भी बहुत से राजा हुए हैं। जो हम साउथ इंडिया के बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं उसमें कुछ ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पूछे जाते हैं, परंतु ये हमें जो है स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये हमने वीडियो लेक्चर तैयार किया है, तो इसको जो है जानना ज़रूरी है। तो जैसे वंश कौन सा था, उस वंश का संस्थापक कौन था पहला, और उसका अंतिम शासक कौन था, उस वंश की राजधानी कहाँ थी, कौन कौन से खास खास काम हुए हैं उस वंश में, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसी को लेकर के जो है ये वीडियो बना है। पांड्य राज्य जो है और चेर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चोल थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जो मेन कार्य थे इन राजाओं के, वही जो है मेनली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो आप अच्छी तरह से इसको जो है समझ लीजिए। तो राज सिंह के बाद में उसका पुत्र वरगुड़ प्रथम जो है 765 से 815 ईस्वी में राजा हुआ था। ठीक है, उसे नेडू गेडेयन या जटिल परांतक के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, वह अपने वंश के समान पराक्रमी नरेश सिद्ध हुआ था। वह एक विद्या प्रेमी और विद्वानों के संरक्षक सम्राट भी था। उसने पंडित वत्स, अब यहाँ पे पंडित वत्स लिखा होना चाहिए, पंडित वत्सल की उपाधि ली थी। श्रीमार श्रीवल्लभ वरगुण का पुत्र था। उत्तराधिकारी श्रीमार श्रीवल्लभ जो है वो 815 से 862 ईस्वी तक रहा है। वह एक पराक्रमी तथा साम्राज्यवादी शासक था। उसने गंग, पल्लव, चोल, कलिंग, मगध आदि राजाओं के संघ को कुंभकीनम के युद्ध में पराजित किया था। अब देखिए मगध तक गया है वो। ठीक है, तो मगध से जो है जो साउथ में आए होंगे तो उसको जो है इसने जो है परास्त किया होगा। ठीक है, महावंश से पता चलता है कि महावंश का जो है बेसिकली ये बौद्धिस्ट ग्रंथ है। श्रीमार ने श्रीलंका के राजा सेन प्रथम पर आक्रमण किया था। महातलित के युद्ध में श्रीलंका के राजा पराजित हुआ था और उसने भागकर मलय प्रदेश में शरण ली थी। पांड्यों का लंका की राजधानी पर अधिकार हो गया था और वह अपने साथ अतुल संपत्ति लेकर वापस लौटा था। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ये है कि चोल राजा राजेंद्र प्रथम
ठीक है। उससे पहले राजराज प्रथम, इन दोनों ने जो है श्रीलंका पर चढ़ाई करी थी, और राजेंद्र प्रथम ने तो पूरी तरह से जो चोल राजा था, इसने पूरी तरह से श्रीलंका को जो है परास्त कर दिया था, उसके राजा को पकड़ के ले आया था 12 वर्ष के लिए। तो ये जो है एक ये दूसरा राजराज प्रथम, ठीक है, इसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। और तीसरा ये पांड्या, श्रीलंका की राजधानी को अधिकार कर लिया था इसने, ठीक है ना, श्रीमार ने, ठीक है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये श्रीलंका को लेकर के, ये याद रखिएगा कि श्रीलंका पर जो है किस किस ने आधिपत्य स्थापित किया था, ठीक है। तो ये सैन वंश का था। यहाँ पर ये सैन वंश जो है ये सॉरी, ये राजा सैन प्रथम जो था, ये पांड्य राज जो है उसका शासक था, और वहाँ पे सैन वंश जो है वो बंगाल में था, पाल वंश और सैन वंश, ठीक है। तो इससे आप जो है कंफ्यूज मत होइएगा। बाद में सैन प्रथम ने उसकी अधीनता मान ली थी और उसका राज्य जो है वापस कर दिया था, ठीक है। सैन प्रथम के बाद सैन द्वितीय आया था, लंका का राजा बना था, और लंका नरेश ने माया माया पांड जो है और पल्लवों के साथ मिलकर पांड राज्य के ऊपर आक्रमण किया था, ठीक है। उसने राजधानी मदुरा को घेर लिया था, और श्रीमार उस समय जो है अपनी राजधानी से बाहर था, श्रीमार, ठीक है ना। आक्रमण के सूचना पाकर के वह वापस लौटा, और किंतु वह आक्रमणकारियों का सामना नहीं कर सका और युद्ध क्षेत्र में भाग गया, युद्ध क्षेत्र से भाग गया। बताया गया है कि उसने अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। लंका नरेश ने उसकी राजधानी को खूब लूटा था, और श्रीमार के पुत्र वरगुण द्वितीय को राजगद्दी पर बैठाकर स्वदेश लौट गया था। इस प्रकार यद्यपि श्रीमार का अंत दुखद रहा, तथापि उसने अपने जीवन काल तक अपना साम्राज्य पूर्णतया सुरक्षित बनाए रखा। नेक्स्ट आते हैं वरगुण द्वितीय को। तो ये श्रीमार का पुत्र था। अभी हम पांड्य वंश डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। उसकी मृत्यु के बाद जो है, श्रीमार की मृत्यु के बाद में पल्लव और सिंहल यानी श्रीलंका के राजाओं द्वारा पांड्य साम्राज्य की गद्दी पर आसीन किया गया था। कौन? वरगुण द्वितीय। उसने पल्लवों की अधीनता में शासन करना स्वीकार कर लिया था, और वरगुण को प्रारंभ में चोल नरेश विजयालय से युद्ध करना पड़ा था। 850 ईस्वी के लगभग विजयालय ने तंजौर पर अधिकार कर लिया। अब आते हैं परांतक वीर नारायण। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही डिस्कस हो रहे हैं, ये आप जान लीजिए, ठीक है ना। तो पांड्य वंश के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। यह वरगुण द्वितीय का छोटा भाई था, परांतक वीर नारायण जो था, उससे कुछ शक्तिशाली सिद्ध हुआ। उसने खरगिरी के पास उग्र नामक राजा को परास्त किया था, पेड़ागदम को ध्वस्त किया और कोंगू में युद्ध किया। नीलकंठ शास्त्री का विचार है कि उसका कोंगू में चोलों से युद्ध हुआ, किंतु उसे सफलता नहीं मिली और चोलों का वहाँ पर अधिकार हो गया था। तो हमने ये देख रहे हैं, जो मैंने बताया था कि पांड्य और चोल जो थे वो आपस में लड़ा करते थे, किस प्रदेश के लिए? तमिल प्रदेश के लिए, तमिलनाडु के लिए, ठीक है। परांतक ने संभवतः 1900 ईस्वी तक राज्य किया था। लेखों में उसे कई मंदिरों का निर्माण कराने वाला और ब्राह्मणों को भूमि दान देने वाला उल्लेख किया था। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको कि ब्राह्मणों को भूमि दान देना किस वंश ने स्टार्ट किया था? ठीक है, पता लगा पाएंगे? सातवाहन थे। मैंने पिछली कक्षा में जब प्राचीन भारत स्टार्ट किया था तो वहाँ पे ये मौर्योत्तर काल सातवाहन वंश के बारे में डिस्कस किया था। उस वीडियो स्लाइड को आप देख सकते हैं, उस वीडियो लेक्चर को, वहाँ पर मैंने बहुत डिस्कस किया है इस चीज़ को, ठीक है। अब नीलकंठ शास्त्री का विचार है कि उसका कोंगू प्रदेश में चोलों से युद्ध हुआ, किंतु उसे सफलता नहीं मिली, चोलों का वहाँ अधिकार हो गया। परांतक ने 1900 ईस्वी तक राज्य किया। लेखों में उसे मंदिरों का निर्माण कर ब्राह्मणों को भूमि दान देने वाला कहा गया है, ठीक है। ये दोबारा आ गया है, ठीक है। मारवर्मन राज सिंह द्वितीय, यह परांतक वीर नारायण का पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी हुआ। प्रारंभ में कुछ युद्धों में उसे सफलता मिली, किंतु अंततः चोलों से पराजित होना पड़ा। चोलों ने पांड्यों की राजधानी मदुरई या मदुरा पर अधिकार कर लिया। राज सिंह ने लंका के शासक बासस पंचम की सहायता ली। दोनों ने सम्मिलित रूप से चोलों के विरुद्ध अभियान किया। इस युद्ध में पांड्यों में बहुत अधिक सैनिक, हाथी और घोड़े नष्ट हो गए।
पांड्यों के राज सिंह युद्ध जो हुआ था उसमें भूमि से वो भाग गया था राज सिंह। ठीक है, उसके अंतिम दिनों का विषय में ज्ञात नहीं है कि कहाँ गया, क्या करता था। ठीक है, तो वहाँ से युद्ध से भाग गया था। अब आते हैं वीर पांड्य के बारे में। राज सिंह द्वितीय का पुत्र जो कौन था, वीर पांड्य। ठीक है, श्रीलंका के शासक महेंद्र चतुर्थ ने पांड्यों की सहायता की थी, किंतु चेबूर के युद्ध में चोल सेना ने वीर पांड्य को बुरी तरह पराजित किया था और संभवतः वह युद्ध भूमि में मार डाला गया था। इसके साथ ही पांड्य वंश की स्वाधीनता का लगभग 200-300 वर्षों तक के लिए अंत हो गया और उन्हें चोलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी तक पांड्य राज पर चोलों का आधिपत्य बना रहा और इस बीच पांड्य शासक चोलों राजाओं के अधीनता में शासन करते रहे। अब जो है पांड्य चोलों के अधीनता में आ गए, लेकिन आप देखेंगे कुलशेखर जो है आता है, जब कुलशेखर जो पांड्य शासक था वो बहुत ही प्रतापी राजा होता है और वो जो है चोल राजाओं को अपने अधीन कर लेता है। चोल शासन जो है पूरी तरह से पांड्य में मिल जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस करने आ रहे हैं। तो जटावर्मन सुंदर पांड्य के बारे में डिस्कस करते हैं। जटावर्मन सुंदर पांड्य जो था वो 1251 ईस्वी में पांड्य राज्य की गद्दी पर बैठा और वह अपने वंश में एक शक्तिशाली राजा था। यहाँ देखिए 1251 चल रहा है। मैं बार बार हर वीडियो लेक्चर में ये आपसे बोलता हूँ कि जब भी डिस्कस हो तो उसको पहले जो साउथ इंडिया चाहे डिस्कस हो, दक्षिण भारत या फिर कोई भी और वंश डिस्कस हो, तो उस टाइम पे आप लोग ये जरूर देख लिया करिए कि इस टाइम पे दिल्ली में क्या हो रहा होगा, या दिल्ली के साथ साथ जो तुर्की वंश जो है वो स्थापित हुआ था। जैसे गजनवी गजनी से आया था और उसके बाद में मोहम्मद गौरी आया था और 1251 चल रहा है, तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसकी मृत्यु हो गई थी और 1251 के आसपास में यहाँ पर खिलजी और तुगलक वंश की सत्ता थी। ठीक है, खिलजी वंश और तुगलक वंश के आसपास चल रहा था। दो वंश हैं, बहमनी वंश और विजयनगर वंश। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जब मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहमनी और दूसरा विजयनगर। चोलों को पराजित करने के बाद उसने कांची को अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, उन्होंने चेर, कोंगा और सिलोन श्रीलंका राज्यों को भी स्वतंत्र होने में मदद की थी। होयसल राजा सोमेश्वर पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने कोप्पमा के किले पर कब्जा कर लिया था और होयसल राजा द्वार समुद्रम के होयसल, अब द्वार समुद्रम कहाँ थी, ये आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक के पास थी। ठीक है ना, राजा को खदेड़ दिया था उसने। काकतीय को भी पराजित किया था, उसको भी पराजित, राजा गणपति और पल्लव राजा। ठीक है ना, उसने अपना साम्राज्य कडप्पा और नेल्लोर तक बढ़ाया था। ठीक है, अब मारवर्मन कुलशेखर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जटावर्मन सुंदर पांड्य की मृत्यु के बाद मारवर्मन जो है उन्हें एक राजा के रूप में उत्तराधिकारी बनाया गया था। इसने कई युद्ध लड़े और मलयनाडु या तमिलनाडु यानी त्रावणकोर, सिम्हाला यानी सीलोन आदि पर विजय प्राप्त की। मारवर्मन कुलशेखर ने अपने मंत्री आर्य चक्रवर्ती को सिलोन पर या श्रीलंका पर उस समय हमला करने के लिए भेजा जब उस द्वीप में अकाल पड़ा था। आर्य चक्रवर्ती ने सुभागिरी के किले पर विजय प्राप्त की और इसके शासक के लिए बहुत सारा धन लूटा। लगभग 20 वर्षों तक सिलोन जो है पांड्य राजाओं के नियंत्रण में रहा। श्रीलंका जो है पांड्यों के नियंत्रण में रहा था। स्वयं मारवर्मन जो था कुलशेखर, उसके शासनकाल में उसके वैध पुत्र सुंदर और नाजायज पुत्र मतलब किसी और से उत्पन्न था वीर पांड्य, उसके बीच में उत्तराधिकारी का भयानक युद्ध हुआ था। ठीक है, और उत्तराधिकार के इस युद्ध में मारवर्मन जो है वो मारा गया और सुंदर ने अलाउद्दीन खिलजी से मदद के लिए संपर्क किया था इसमें। तो पांड्यों के विद्रोह को देखकर, अभी देखिए अलाउद्दीन खिलजी का मैंने अभी आपको बताया था, तो ये पांड्यों का विद्रोह देखकर अलाउद्दीन खिलजी की सेनापति जो था मलिक काफूर, उसको साउथ इंडिया भेजा था अलाउद्दीन ने जीतने के लिए, साउथ इंडिया का सेनापति बन के गया था। तो जब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दिल्ली सल्तनत में डिस्कस करेंगे तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा।
तो आगे आते हैं, मलिक काफूर ने मदुरई पर आक्रमण करके स्थिति का लाभ उठाया। ठीक, कुछ दिनों बाद अलाउद्दीन ने फिर से अपने सेनापति खुसरो खां को भेजा था, जिसने मदुरई पर हमला किया और पांड्य वंश के शासन को समाप्त कर दिया था। यहाँ से देखिए खिलजी वंश के बारे में बताया जा रहा है। और खिलजी वंश जो था मात्र 36 वर्ष, 30 से 36 वर्ष के बीच में शासन किया था खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत में। और जब शासन किया था तो खिलजी वंश के टाइम पे जो है साउथ में यहाँ पर चोल और पांड्य की लड़ाई चल रही थी, और साथ में पांड्य जो थे वो आखिरी में जीत जाते हैं और पांड्य चोलों का आधिपत्य जो है हो जाता है पांड्यों का चोलों पर। और उसके बाद में उस टाइम पर मलिक जो काफूर जो है वो सेनापति बनकर जो है साउथ इंडिया आता है अलाउद्दीन खिलजी का। और उन दिनों में खिलजी ने फिर से उसके बाद साउथ इंडिया भेजता है खुसरो खां को, जब वो जो है मलिक काफूर उसको नहीं जीत पाता है साउथ इंडिया में। अब ये देखिए मदुरई तक पहुंच रहे हैं, यानी तमिलनाडु तक जो है खिलजी आ रहा है। और उसमें बोला भी गया है कि तमिलनाडु को वो जीत लेता है, ठीक है, पांड्य वंश का शासन को है समाप्त कर देता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तमिलनाडु में खिलजी वंश जो है वो स्थापित हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक छोटी सी पॉइंट ऐसे ही याद आ रहा है कि खिलजी जो था अलाउद्दीन खिलजी वो पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। दो ही शासक हुए हैं दिल्ली सल्तनत में और मुगल साम्राज्य को मिला करके पूरी मध्यकालीन भारत में, एक अकबर और दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, जो पढ़े लिखे नहीं थे, याद रखिएगा। अब आते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ कि मारवर्मन जो है कुलशेखर जो है इस वंश का अंतिम महान सम्राट था। उसने चोल, होयसल और लंका के नरेशों और अन्य दूसरे शासकों को फिर से पराजित कर दिया था। ठीक है, चोल मैंने बता ही दिया, होयसल के द्वार समुद्रम के होयसल भी गए और लंका भी गई। तो उसके बाद क्या हुआ, जब पूरी तरह से कुलशेखर ने जो है पांड्य शासक बन गया था, यानी उसने सबको पराजित करके साउथ इंडिया का मेन शासक हो गया था, उसके एट दैट टाइम क्या हुआ, वो अलाउद्दीन खिलजी वाला पॉइंट जो है याद रखिएगा। तो उसके बाद आते हैं यादव वंश के बारे में कि यादव जो थे, भिल्लम पंचम जो था वो देवगिरी के यादव वंश की स्थापना करता है। देवगिरी में, देवगिरी साउथ इंडिया में। सिंहड़ जो है इस वंश में 1210 से 1246 ईस्वी तक रहता है और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था सिंहड़ था। रामचंद्र इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, तो यादव वंश जो है यहाँ पे था साउथ इंडिया में। ठीक है, उसके बाद होयसल जो है द्वार समुद्रम जो है, विष्णुवर्धन ने होयसल वंश की स्थापना की थी। और द्वार समुद्रम जो हलेबीड है, और ये है कहाँ पे, कर्नाटक में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देवगिरी जो है वो बेसिकली महाराष्ट्र जो है उसके पास में है। तो देवगिरी जो, इसके पहले हमने ये डिस्कस किया था यादव वंश, तो वो देवगिरी के यादव के बारे में याद रखिएगा। तो इसमें जो है हलेबीड जो था वो कर्नाटक में थी। और बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण जो है विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था। ठीक है, वीर बल्लाल तृतीय होयसल वंश का अंतिम शासक था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। ठीक है, तो वीर बल्लाल के टाइम पर जो है काफूर ने हरा करके वो जो है उसको जो है अपने अधीन कर लिया था, साउथ इंडिया में खिलजी के अधीन आ गए थे। तो कदम्ब वंश के बारे में आते हैं। मयूर शर्मन जो था वो कदम्ब वंश की स्थापना की थी। वनवासी जो था वो कदम्ब वंश की राजधानी थी। अब वनवासी जो है यहाँ पे केरला पांड्य की जो बात आती है कि वहाँ उसकी राजधानी थी। ठीक है ना। गंग वंश जो है वज्रहस्त पंचम गंग वंश का संस्थापक था। कोंकणी वर्मा जो है गंग वंश का प्रथम शासक था। कुबलाल या कोलर गंगों की प्रारंभिक राजधानी थी, कोलार। ठीक है ना, और जो बाद में तलकाड हो गई थी। माधव प्रथम दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक था। अब आते हैं काकतीय वंश। तो बीटा प्रथम जो है काकतीय वंश का संस्थापक होता है। उसने जो है नालगोंडा या हैदराबाद में राज्य किया था, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। गणपति इस वंश का जो है सबसे प्रतापी शासक या फिर सबसे शक्तिशाली शासक था। रुद्रामा देवी जो है गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज के नाम से ग्रहण किया था, क्या ये शासन ग्रहण किया था। और उसके बाद 35 वर्ष तक शासन किया था उसने। ठीक है ना, ठीक है, गणपति ने। और गणपति ने अपनी राजधानी जो है वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। उसके बाद प्रताप रुद्र देव आया। प्रताप रुद्र जो है इस वंश का अंतिम शासक था, काकतीय वंश का।
तो 1295 से 1323 तक ये रहा था। ठीक है, काकतीय। तो ये अमकोंड जो है इसकी राजधानी थी। और याद रखिएगा, आईएएस के रिसेंटली पिछले ईयर्स के पेपर में 2020 के आसपास में काकतीय वंश के बारे में क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है आते हैं चेर वंश। अब ये चेर वंश जो है ये केरल है, बेसिकली केरला का है। तो केरल पुत्र इनको कहा जाता था। तो इसका संस्थापक जो था उदयन जयरेल अथान था। कहीं कहीं पे उदयन जयरेल भी लिखा रहेगा, अथान नहीं लिखा रहेगा, तो कोई कंफ्यूज मत होइए था। इनका राज चिन्ह धनुष था। अब राज चिन्ह के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चेर वंश का राज चिन्ह धनुष था। ठीक है। पांड्य का राज चिन्ह कैसा था? मछली थी, याद रखिएगा। उदयन जयरेल दक्षिण भारत के चेर वंश का प्रथम शासक था। ठीक है। इसका शासनकाल लगभग 130 ईस्वी के आसपास माना जाता है। संगमकालीन तमिल कवि परनार के समकालीन इसे पेरुंजोरम उदयन और 12 भवन के नाम से भी जाना जाता है। नेदुंजेराल या नेरुंजेराल आदन, ठीक है ना। नेदुंजेराल आदन दक्षिण भारत में के चेर वंश के एक वीर और प्रतापी राजा था। उदयन जेराल का पुत्र था। नेदुंजेरल जो था वो आदन ने अपने पड़ोसी राज्यों पर कई बड़े बड़े आक्रमण किए थे। उसके इन आक्रमणों के द्वारा उसने कुछ यवन व्यापारियों को भी बंदी बना लिया था। ठीक है। नेदुंजेराल आदन जो था अपना अंतिम युद्ध चोल नरेश करिकाल के विरुद्ध लड़ता है। इस युद्ध में करिकाल के द्वारा नेदुंजेराल आदन को जो है पराजय का मुंह देखना पड़ता है। इसकी पराजय से नेदुंजेराल आदन जो है बहुत ही दुखी हुआ और उस अंदर से टूट गया। और इस पराजय के फलस्वरूप उसने आत्महत्या कर ली और उसकी रानी उसके साथ ही सती हो गई थी। देखिए, सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है साउथ इंडिया में। ये सब जो है देखिए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो नेदुंजेराल आदन ने अपने 55 वर्ष के शासनकाल में अधिराज और श्रमय वर्मन की उपाधियां धारण की थी। पलया ने शैलकुल कुट्टवन नेदुंजेराल आदन का छोटा भाई था। उसकी मृत्यु के बाद जो है ये शासक बना था चेर वंश का। ठीक है। संगम साहित्य की जानकारी के अनुसार उसने अगप्पा दुर्ग और कोगू प्रदेश को विजित किया था। उसकी सेना में हाथियों की संख्या सर्वाधिक थी। पलयानेल शैलकुलु कुट्टवन ने अधिराज की उपाधि धारण की थी। धर्मपरायण कुट्टवन लगभग 180 ईस्वी में चेर वंश का वीर प्रतापी राजा था, उसके बाद जो आया था। ठीक है ना। और उसके बाद में चेर वंश का महानतम शासक भी लालचेर को लालचेर भी कहा जाता है इसी को। ठीक है। इसकी प्रशंसा में संगमकालीन कवियों ने सर्वाधिक कवि पर्णर ने की है। पर्णर ने इसकी प्रशंसा की है। ठीक है, जो संगम कवि था। ठीक है। चेरकालीन इतिहास में इसे महान योद्धा और कला व साहित्य का संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। उसने अपनी मजबूत नौसेना द्वारा मोहुर प्रदेश को की विजय की थी। धर्मपरायण कुट्टवन ने सैन्य कुट्टवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की थी। इसको सैन्य कुट्टवन की उपलब्धि इसने धारण की थी, यानी ये जो है उपाधि धारण की थी। ठीक है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को प्राप्त करने का कारण था, यह उपलब्धि बेसिकली लिखा है यहाँ पर, हमारे हिसाब से शायद उपाधि होना। इस महत्वपूर्ण उपाधि को प्रायद्वीप में सर्वप्रथम पत्नी या कंडकी पूजा को प्रथा को प्रारंभ करना। ठीक है। इस पूजा के अंतर्गत एक आदर्श और पति धर्म की प्रतीक पत्नी की देवी के रूप में मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। सैन्य कुट्टवन ने सती कंडकी के याद में एक विशाल मंदिर और उसकी प्रतिमा का निर्माण कराया था। उसने अधिराज की भी उपाधि को धारण किया था। ठीक है। अभी तिलपादिकरम, मणिमेखले और शीतले सत्यनार, ये 3 महाकाव्य थे संगम काल में, याद रखिएगा। ठीक है। पेरुंजेरेल इरमपोरई जो था नेक्स्ट शासक था, चेर वंश का, 190 ईस्वी में रहा था केरला में। ये नेदुंजेराल का पुत्र था, नेदुंजेराल। और इरमपोरई जो पेरुंजेरल था वो सामंतों की राजधानी टडगूर पर आक्रमण करके उसे जीत लिया था। उसने विद्वान, उसके अनेक यज्ञ को संपन्न कराने वाला और अनेक वीर पुत्रों का पिता होने का गौरव प्राप्त किया था। ठीक है ना, गौरव प्राप्त किया। इसने अमर यवरम्मन अमर यवरम्मन अमर यवरम्मन की उपाधि धारण की थी।
जिसका अर्थ होता है हिमालय तक सीमा वाला, अर्थात उसने समस्त भारत पर विजय प्राप्त की तथा हिमालय पर चेर वंश की चिन्ह अंकित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरुन इरमपोई ने। ठीक है, तो इरमपोई जो है भारत का, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा राजा हुआ है, याद रखिएगा। नॉर्थ इंडिया हिमालय तक चला गया। इरमपोई के विषय में कहा जाता है उसने पांड्य साम्राज्य और चोल वंश के शासकों से युद्ध किया और बहुत सा धन अपनी राजधानी वांजी करूर लाया। टॉलमी ने यहाँ अनेक रोमन सिक्के मिलने की बात कही है। ठीक है, संगम कालीन कवियों ने इरमपोई को अंतिम चेर शासक माना है, किंतु लगभग 290 ईस्वी में एक और अंतिम चेर शासक, जिसका नाम शेय या हाथी की आंख वाला, या जिसकी उपाधि मांदर जीजल इरमपोई थी, उसका उल्लेख मिलता है। ये लास्ट शासक था। ठीक है ना। इसके बाद अब सेनगोट्टवन चेर वंश का शासक नेदुंजेराल का पुत्र था। दक्षिण का प्रथम चेर शासक उदयनजेराल का पुत्र नेदुंजेराल आदन जो है, तथा इसके दूसरे पुत्र सेनगोट्टवन जो है द्वारा पत्नी या पत्नी पूजा, अर्थात एक आदर्श और पवित्र पत्नी की को देवी के रूप में मूर्ति बनाकर पूजे जाने का विशेष महत्व वर्णित है। ठीक है, सेनगुट्टवन ने पत्नी के संगठन का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया और इस प्रयास में पांड्य और चोल देशों का श्रीलंका के समसामयिक शासकों का समर्थन उसे मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर पत्नी पूजा का भी प्रावधान रहा है, यानी मातृ सत्तात्मक जो है समाज रहा है, ये याद रखिएगा। और मातृ सत्तात्मक जो है, ये जो है हमारा हड़प्पा सभ्यता, दूसरा जो बाद के समय में सातवाहन। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है हमारा आता है यहाँ पर, ये पत्नी पूजा को लेकर बात कही गई है। तो ये कुछ शासक ऐसे हुए हैं, ये शासन प्रबंधन ऐसा हुआ है यहाँ पर जो मात्र सत्तात्मक राज्य देखने को मिला है। बाकी पूरे भारत में, चाहे आप प्राचीन भारत पढ़ें, चाहे आप मध्यकालीन भारत पढ़ें या आधुनिक भारत पढ़ें, तो सभी में जो है पितृसत्तात्मकता की जो है वो छाप मिलती है। मार्ग सत्तात्मक केवल कुछ ही थे जिनका मैंने अभी वर्णन की बताया, जिनके बारे में नाम बताया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है साउथ इंडिया जो है, पूरा दक्षिण भारत जो है, उसके वंश जो हैं हमने डिस्कस किए। कुछ दक्षिण भारत के वंश उससे पहले भी हमने एक वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए हैं। ठीक है, इस प्रकार से साउथ इंडिया के बारे में हमने वहाँ के वंशों के बारे में जाना, चोर चेर पांड, ठीक है, पल्लव, ठीक है, साथ में जो राष्ट्रकूट थे उनके बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वाकाटक वंश के बारे में जो है जाना था। ठीक है, सातवाहन भी आंध्र भृत्य बोले जाते थे, तो वो साउथ इंडिया में वो भी थे, उनके बारे में जाना था। ठीक है, और अब जो है हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है वहाँ पर आधुनिक भारत से पहले मध्यकालीन भारत जो आता है हमारा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वहाँ पर जो है दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस प्रकार से हम साउथ इंडिया पर जो है जो लेक्चर वीडियो था उसको जो है ख़त्म कर चुके हैं। अब जो है हम लोग मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।